चलो आ जाओ। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं फॉर द रिएक्शन, जल्दी स्पीड में करना भाई। फॉर द रिएक्शन 2NO plus 2H2 gives N2 plus 2H2O plus 2H2O 2H2O। हो गया, हमारे पास रिएक्शन है 2NO plus 2H2 gives N2 plus 2H2O और इसका मैकेनिज्म हमारे को दिया रखा, इसका मैकेनिज्म हमारे को गिवन है, बराबर है क्या। इसका मैकेनिज्म हमारा सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो दिया है 2NO gives N2O2 और ये हमारा है भैया फास्ट रिएक्शन। दूसरा है N2O2 प्लस H2, ये हो गया K2 और ये हो गया K इक्विलिब्रियम, बराबर। और ये है हमारा N2O प्लस H2O और ये है हमारा स्लो रिएक्शन। अगला है हमारा तीसरा रिएक्शन है हमारे पास N2O प्लस H2, K3 गिवन है और बोला है कि N2 प्लस H2O और ये भी है हमारा फास्ट रिएक्शन। तो बताओ, सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी पता चल गया क्या तुम्हारे को? अरे मॉलिक्यूलरिटी मालूम चला या नहीं चला? मॉलिक्यूलरिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, फास्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कि स्लो रिएक्शन? क्या है मॉलिक्यूलरिटी इसकी? दो। अरे बात समझ में आए क्या? स्लो रिएक्शन के अगेंस्ट तुम रेट लॉ लिख सकते हो क्या? इसका रेट लॉ लिखा जा सकता है? तो इसका हमको रेट लॉ लिखना है और रेट लॉ हमको बताना है, बराबर है क्या? क्या इसका रेट लॉ लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? क्या करोगे रेट लॉ लिखने के लिए? जल्दी लिखो, रेट लॉ लिखने के लिए क्या करोगे? आज 11:30 तक पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्की बात है ना? 11:30 में छोड़ देंगे। चलो, तो ये हमारे पास है N2O2 प्लस H2, क्या नीचे कौन सा? ये वाला K3 है, ये K इक्विलिब्रियम है, K2 है, ये K3 है और तुमसे रेट लॉ पूछा है। अच्छा, रेट लॉ K के फॉर्म में निकाल लेगा तुम? अबे रेट लॉ K के फॉर्म में निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत है? रेट लॉ हम लोग किस फॉर्म में निकालेंगे भैया? K के फॉर्म में निकालेंगे, कोई दिक्कत? यहां तक नहीं आई समझ में बातें? R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बोलो जल्दी भाई। अरे रेट लॉ किसके अगेंस्ट लिखा जाता है? स्लो के अगेंस्ट कि फास्ट के अगेंस्ट? स्लो के अगेंस्ट। तो क्या लिखोगे बोलो? R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? K2 बोलो N2O2 पावर 1 बोलो H2 का पावर 1। अरे यही है ना हमारा, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, पक्की बात? चलो अब बताओ, रेट लॉ जो लिखा जाता है वो किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट। क्या हमारे इनिशियल रिएक्शन में क्या कहीं पे N2O2 है क्या? और हम चाहते हैं कि N2O2 को किससे रिप्लेस कर दे? NO से। हम क्या चाहते हैं? N2O2 को किससे रिप्लेस कर दे भैया? NO से। क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा? अरे बोलो, क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा? बिल्कुल। बताओ उसके लिए कौन सा इक्वेशन मेरे को उठाना पड़ेगा? अरे मेरे को कौन सा इक्वेशन उठाना पड़ेगा? अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर K इक्विलिब्रियम लिखो तो तुम क्या लिख सकते हो? बोलो जरा। अगर K इक्विलिब्रियम हम लिखने बैठे तो क्या लिख सकते हैं? देखो, फ्रॉम रिएक्शन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं भैया? K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। सही है? अरे सही है। अच्छा, N2O2 को रिप्लेस करना है ना मेरे को, किससे? NO से। अरे सही है ना? तो इसके अनुसार तुम क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू
NO का पावर 2 लिख सकते हो? अरे क्या पावर 2 लिख सकते हो? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? मतलब N2O2 की जगह पे ये पुट कर सकते हो क्या? N2O2 की जगह पे ये पुट कर सकते हो या नहीं कर सकते? अरे बोलो हाँ या ना। तो उसको उठा के वहां पुट करो तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO का पावर 2 इंटू H2 का कंसेंट्रेशन का पावर 1। सही है क्या? अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट K डैश बनाएगा क्या? तो R इज इक्वल टू K डैश NO का स्क्वायर इंटू H2 का पावर 1 बनेगा क्या? क्या यही हमारा ओरिजिनल रेट लॉ होगा क्या? तो वही हमारे पास ओरिजिनल रेट लॉ है। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे निकालना आसान है या नहीं है? बस मेरे को क्या करना पड़ता है भैया, जो जो हमारे पास कंपोनेंट में नहीं है, जो रेट लॉ एग्जैक्टली, तो इसके अनुसार, इन दोनों के अनुसार लिखाना चाहिए था ना। अरे रेट लॉ एग्जैक्टली इन दोनों के अनुसार लिखाना चाहिए था ना, और रेट लॉ में आया ये था, तो हमको रिप्लेस करना था इसको इससे। तो हमारा पहला रिएक्शन देखो क्या रिप्लेस हो रहा है क्या उससे? हम आराम से रिप्लेस कर सकते थे। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बात समझ में आई नहीं आई? बोलो यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। अरे बोलो यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई, जल्दी जल्दी। अरे कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। क्या इधर लिख चुका है क्या सब लोग? इधर मिटा दे भाई, केवल सॉल्यूशन कर लोगे भाई। अरे बोलो, स्पीड में लिखो यार थोड़ा सा, मिटा देना। चलो इधर मिटा दिया मैंने। आ जाओ, अब हम लोग टॉपिक डालना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लीट मत करो, थोड़ा सा स्पीड लिखो तुम लोग भी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत है भाई? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझना इसका क्या है मतलब। कोई दिक्कत है? चलो हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं इसको। हो गया क्या वहां उधर? अरे उधर हो गया सबका? चलो इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब हमारे को ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखता है पर ये एग्जैक्टली होता नहीं है। सही है ना भाई? ये हमारे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखेगा पर एग्जैक्टली होएगा नहीं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स, हमारे को देता है CH3COOH, साथ में देता है हमारे को C2H5OH। सही है? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? जल्दी बोलो भाई, क्या इस रिएक्शन में कोई तकलीफ है तुम्हारे को? जल्दी बोल भाई, इस रिएक्शन में कोई तकलीफ है क्या? पक्की बात? अरे यार बोलेंगे यार, मुंह में सतुआ सान के नहीं बैठेंगे। क्या इस रिएक्शन में कोई तकलीफ है? चलो अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? इसकी मॉलिक्यूलरिटी की, तो कितनी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है वो बताओ। देखो हम पढ़ रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऑर्डर तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट है। कोई दिक्कत? अरे यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर आएगा? फर्स्ट आएगा, बात खत्म। तो ये हमारा हो गया भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है? लेकिन एग्जैक्टली इसकी मॉलिक्यूलरिटी दिख कैसी रही है? कितना दिख रही है भैया? रिएक्शन देखो ना, रिएक्शन देखो, मॉलिक्यूलरिटी क्या दिख रहा है हमारे को? अरे मॉलिक्यूलरिटी कितना दिख रहा है हमारे को? 2। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हो क्या? अरे इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हैं? जरा बोलो तो रेट लॉ इसके लिए क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। मान लो ये कांस्टेंट K है, बोलो जरा। R इज इक्वल टू K, फिर बोलो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 1, फिर बोलो H2O का पावर 1। अरे यही बोलोगे ना भाई? अरे यही बोलोगे ना भाई? पक्की बात? अच्छा देखना, जब क्वेश्चन में हमारे को, अच्छा इसके अनुसार, अभी अगर इसके अनुसार लिखे तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा है हमारे को? बताओ तो जरा। अबे कौन सा ऑर्डर दिखा रहा है? अबे सेकंड ऑर्डर दिखा रहा है, जबकि हमने क्या बोला? ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर है नहीं वो, तो एग्जैक्ट तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। पर हमारे को, अच्छा अगर रिएक्शन, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वही मानेगा तुम। स्टोइकियोमेट्री को तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मानेगा। अरे मालूम था या नहीं था ये बात?
बताया था ना भाई, किसी कीमत में हम स्टोइकोमेट्री को नहीं मानेंगे कि वही हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अरे बात समझ में आई? अब तुम समझना, क्या अगर हम इसको एक्सेस में ले क्या ले सकते हैं इसको एक्सेस में? अरे एक्सेस में ले लिए मतलब बहुत ज्यादा है, क्या उसका गिनती कर पाओगे क्या? अरे उसका कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट बन जाएगा क्या? एक्सेस में लिया मतलब उससे ज्यादा बढ़ा सकता है क्या? अब बोलो जल्दी भाई, क्या इससे ज्यादा बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है? नहीं, तो भैया ये एक कांस्टेंट बन जाएगा हमारा। अरे पहले मान लो कि हमारे पास 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, फिर मान लो 2 मोलर कंसेंट्रेशन है, फिर 3 मोलर है, और ये ले जाते इनफाइनाइट मोलर कर दिया, तो इनफाइनाइट मोलर इज द फाइनल। क्या इसके अलावा तुम ऐसा बोले क्या इनफाइनाइट +1, इनफाइनाइट +2? अभी घिवड़ा +1 है, घिवड़ा +2 करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे? नहीं करेंगे। मतलब ये हमारा एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कांस्टेंट बन जाएगा। अरे जब तुम इसको एक्सेस करोगे तो ये कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कांस्टेंट बनेगा, तो ये हमारा एक कांस्टेंट बन गया। देखो, और ये हमारा एक कांस्टेंट है। अगर इन दोनों कांस्टेंट को जोड़ दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश इंटू CH3COO C2H5 का पावर 1। अरे सही है क्या? इसको हम बहुत ज्यादा बढ़ाए, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाते गए, क्या उसके बाद तुम कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है? अगर इसका कंसंट्रेशन तुम नहीं बढ़ा सकता तो ये अब एक कांस्टेंट हो गया। अभी ये कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बनेगा हमारा, ये हमारा नया कांस्टेंट। क्या पानी के कंसंट्रेशन को चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला है जब मैक्सिमम हो चुका है? तो नहीं, अब कोई फर्क नहीं, तो इससे चेंज होगा, केवल इस पे डिपेंड करेगा। तो समझना, अगर कहीं पे लिखा है सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब उसमें 3 गो रिएक्टेंट होगा और कोनो एगो कांस्टेंट होगा। सही बात? मतलब कोई एक तुमको एक्सेस में देगा। क्या देगा भैया? एक्सेस में देगा। अगर तुमको बोल दिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? 2, और इसमें से एक कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास? एक्सेस में होगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया? कांस्टेंट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया? वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये सेम रिएक्शन इस साल के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये इस साल वाला एग्जाम अभी जो हुआ है ना, नीट का एग्जाम, वो इसमें केमिस्ट्री के पेपर में ये था। बराबर है क्या? कि इसमें से चुनो कि कौन सा क्या है भैया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बराबर, उसमें तुमको H2O का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम दिया गया था हमारा, वो बोला गया था कि भैया वो एक्सेस है हमारा। बराबर है क्या? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है भाई यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। चले आगे बढ़े क्या? चलो आ जाओ, अब हम लोग टॉपिक डालते हैं। हम लोग समझना, इसको मिटा दे। अरे कर लिया? नहीं किया? चलो करो 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 जल्दी से। ये हमारा हो गया। तो ऐसे हमको मॉलिक्यूलरिटी कितना दिख रहा है भैया? 2, जबकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना आ रहा है? 1, क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई दिक्कत यहां तक? मिटा दे इसको। कोई तकलीफ यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्की बात? अब तुम बता सकते हो, एक क्वेश्चन लिखूंगा, क्या उसके अनुसार तुम बता सकते हो क्या? चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर अ सिंपल रिएक्शन, फॉर अ सिंपल रिएक्शन हमारे को गिवन है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। 2A + B gives product, but if B is excess, ये एक्सेस में है, तो बताओ कि रेट लॉ क्या लिखेंगे हम लोग? रेट लॉ क्या लिखेंगे हम लोग? समझ में आया क्या? अच्छा, कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं दिया है, तो पहले तो हम लोग बोलेंगे कांट बी प्रिडिक्टेड।
ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या मानेंगे, उसके स्टोइकोमेट्री को ही हम लोग क्या मान लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या रेट लॉ डिफाइन कर सकते हो क्या इसके लिए? अरे क्या रेट लॉ डिफाइन कर सकता है क्या इसके लिए? ये हर एक ईयर का पेपर निकलवा लिया है क्या? पिछले 15 साल में जितना भी पेपर हुआ है ना भाई, उन सारा पेपर का प्रिंट आउट करवा लेना और उस पेपर को कभी भी क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करने का कोशिश मत करना। ऐसा मत करना कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन में से ढूंढ लेते हैं कौन सा केमिकल काइनेटिक्स, नहीं भैया। उसके लिए तुम एक्सरसाइज करो, बराबर है क्या? कोई सा भी किताब करो, जो मन करे वो किताब करो तुम्हारे को, बराबर है क्या? लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन को पूरा कॉपी पढ़ लो, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो और उसके बाद लगो क्वेश्चन करने पे। समझ में आया क्या? वही से लगा जाता है। चलो 2a + b गिव्स प्रोडक्ट बट इफ b इज एक्सेस, तब रेट लॉ क्या होगा ये बताना है हमारे को। बता सकते हैं अपन? अरे क्या बता सकते हो क्या अपन? अब नहीं बोलोगे भाई। रेट लॉ पहले नॉर्मल लिखोगे, फिर उसके बाद करो जैसे से है। आ गया उसका आंसर? कह नहीं आ रहा है उसमें? उसमें क्या है भाई? उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ खास है ही नहीं उसके अंदर। चलो ये अगला अलग टॉपिक है, इसका पहले डिफाइन करो ना। इसके लिए क्या लिखोगे? रेट लॉ रिएक्शन के अनुसार क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। R इज इक्वल टू बोल K, बोलो A का पावर 2, यही लिखेगा ना। B किस में है? तो B एक नया कांस्टेंट बन जाएगा क्या? अरे बोलो ना। तो ये K से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K डैश A का पावर 2। तो बताओ ये एग्जैक्टली कौन सा ऑर्डर रिएक्शन था? थर्ड ऑर्डर। क्या दिख रहा है? तो कौन सा ऑर्डर हो गया भैया ये? सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत है वहां तक? इसमें कुछ था ही नहीं। ये सबसे बन गया था क्या यहाँ ये वाला चीज? अरे ये वाला सबसे कुछ बन गया था क्या सबसे? चलो एग्जाम में अगर आएगा ना तुमसे यही रेट लॉ लिखवाएगा, बता देगा तुमको एक्सेस क्या है और तुम्हारे से रेट लॉ लिखवा लेगा। कोई दिक्कत भाई? एग्जाम में अगर आएगा तो तुम्हारे से यही रेट लॉ लिखवाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आगे करें हम लोग, आगे करें। अब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी, दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ चुके हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या दोनों में डिफरेंस देख ले क्या? अरे क्या दोनों में डिफरेंस देखे क्या? अच्छा क्या जरूरी है क्या कि जो मॉलिक्यूलरिटी हो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल जीरो नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी जो मन करे वो हो सकता है या नहीं हो सकता भैया? तो ये हो सकता है, बराबर है क्या? यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो जल्दी से इसमें डिफरेंस करेंगे, एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, दूसरी तरफ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से चालू करो ना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया ना भाई? क्या है इसमें? कुछ नहीं करना होता है भाई, एकदम आसान। तुम्हारे को क्वेश्चन में सब दिया रहता है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार तुमको मान लेना होता है, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलो मॉलिक्यूलरिटी में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। अरे जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मॉलिक्यूलरिटी। लिखेंगे द
द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज participating in a reaction. Total number of reacting species participating in a reaction. Participating in a reaction. The total number of reacting species participating in a reaction. अरे देखो कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है इसका. अबे कैसन भाई, एकदम साफ. हम क्या बताएं यार, इसमें तुमको दुइये को मॉलिक्यूल दिख रहा है रिएक्शन करते हुए. दो ए का है, एगो बी का है, तो 3 गो ना मॉलिक्यूल हुआ, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 ना आएगा. यार गजब हाल है यार तुम लोगों का. एकदम हद स्पीसीज हो तुम लोग यार, सच बता रहे हो. मतलब एकदम अलग तरह का प्राणी हो भाई. यहाँ पे दिखते रहता है फिर भी गलत बोल देना है, सीधे मुंह उठा के. सोचना भी नहीं है कि गलती बोल रहे हैं. चलो आ जाओ अगला. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ लिखना. इट इज द सम ऑफ पावर. It is the sum of power. It is the sum of power of concentration in experiment. It is the sum of power of concentration in experiment determine the rate expression. Concentration in experiment determine the rate expression. Determine the rate expression. अरे सही है क्या? अरे इधर देखो, जो हम लोग 1 2 3 4 रिएक्शन लिखे थे, कांस्टेंट किए थे, उसके अनुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए थे. तो ए का एक्स था और बी का वाई था. अरे था क्या? और एक्स प्लस वाई को ही ना हम लोग बोले थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अरे एक्स को बोले थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई को बोले थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड एक्स प्लस वाई विल गिव अस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अरे सही बात गलत बात? अरे सही बात गलत बात? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगला स्टेटमेंट लिखना. इधर मॉलिक्यूलरिटी की तरफ, मॉलिक्यूलरिटी की तरफ नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. उसमें लिखेंगे इट्स वैल्यू ऑलवेज होल नंबर एंड नेवर जीरो. क्या कोई जीरो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बना सकता है क्या? मतलब रिएक्टेंट की तरफ कुछ नहीं हो फिर भी प्रोडक्ट बन रहा हो. अरे रिएक्टेंट की तरफ कुछ नहीं हो फिर भी प्रोडक्ट बन रहा हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है. रिएक्टेंट की तरफ अगर कुछ भी नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो कभी पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग बात करें क्या? इट्स वैल्यू ऑलवेज होल नंबर एंड नेवर जीरो. उसका वैल्यू जो है वो हमेशा होल नंबर होगा और कभी जीरो नहीं होगा. इट्स वैल्यू इज ऑलवेज होल नंबर एंड नेवर जीरो. ओए आयुषी ठाकुर, तुमको बोल रहा हूँ स्पेशल अलग तरीके से, ठीक? चलो आ जाओ. तो मॉलिक्यूलरिटी क्लियर हो गया क्या भाई? चलो दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की. बराबर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जीरो हो सकता है? अरे नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. चलो आ जाओ लिखो. इट्स वैल्यू कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ, इट्स वैल्यू कैन बी होल नंबर कॉमा जीरो कॉमा फ्रैक्शनल एंड इवन नेगेटिव. इट्स वैल्यू कैन बी होल नंबर कॉमा जीरो कॉमा फ्रैक्शनल एंड इवन नेगेटिव. इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे देखो, अगर ए का कंसेंट्रेशन दुगना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो हमारा, अरे अब बोल भी नहीं करेगा सब. अगर मान लो, अरे इधर देखो ना, अगर मान लो कि हम ए का कंसेंट्रेशन दुगना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो हमारा 1/4 हो जाता है. 1/4 हो जाता है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? अरे यार 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/4 है. तो x क्या होगा? -2 होगा. जब -2 होगा तो इसको 1 अपॉन में करेगा तो प्लस हो जाएगा.
2 दूना 4 तो बराबर हो गया दोनों। अरे समझ में आएगा नहीं, पूरा लिस्ट बनवाया था लेकिन अपन भूल चुके हैं। वो तो सर आप लिस्ट ऐसे ही बनवा दिए थे, हम लोग देखे थोड़े थे कईयों। ठीक है भाई, देखो रटना कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसको समझना होता है, उसको समझना पड़ता है। रटेगी तो कितना रट पाएगी तुम अपने जीवन में, कितना रट सकती हो तुम, सोचो जरा। और केमिस्ट्री भी रटा जाएगा क्या? नहीं, केमिस्ट्री समझा जा सकता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ये तो मैथ्स का एक्सप्रेशन है भाई, कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/4। हमको कैसे 1/, हमको पता करिए माइनस में है तो ये नीचे आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ये माइनस में है, तो अब हो गया खत्म, माइनस में डालना है मेरे को। अब कितना डालोगे तो ये हो जाएगा, 2 डालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर चलो आ जाओ, तो ये बात समझ में आ गई क्या? अरे ये बात समझ में आ गई। मॉलिक्यूलरिटी की तरफ लिखना, इट्स वैल्यू कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन एंड मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट्स वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, जल्दी जल्दी लिखो। इट्स वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, इट्स वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, इट्स वैल्यू इज डिफाइंड only for simple reaction and meaningless for complex reaction, and meaningless for complex reaction। हो गया? दूसरी तरफ लिखना, its value can be defined for a simple as well as complex reaction, its value is defined for simple as well as for complex reaction, its value is defined for simple as well as for complex reaction, its value is defined for simple as well as for complex reaction। कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात? चलो अच्छा बताओ, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है? अरे रिएक्शन देख के हम सीधे बोल देते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिस्टर रिएक्शन देख के बोलते हैं क्या? नहीं, हम उसको पूरा का पूरा उसको कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। क्लियर है भाई? तो भैया हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की मॉलिक्यूलरिटी बोल सकते हैं क्या ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है? अरे सही है, जबकि ये हमारा क्या है भैया, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। इसमें हम एग्जैक्ट वैसा चेंज होते हुए देखे हैं, तो उस तरफ लिखना थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इस तरफ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। और 28 तारीख कंफर्म टाइम पे आना है, 2-4 मिनट लेट भी नहीं चलेगा। और तुम भी आदित्य, क्या नाम है तुम्हारा, कुमार, और प्रियांशु पांडे, तुम भी। ये जो कंसेप्ट था ना कि 5 मिनट तो हम लेटे आएंगे, वो कंसेप्ट खत्म कल से टाइम पे। हाँ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, इधर एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, उधर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है।
चलो आ जाओ। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट हो गया, बराबर है क्या? कोई दिक्कत? एक डिफरेंस और है, वो लिखेंगे अपन इस तरफ लिखना, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ये तुम चाहे कंसंट्रेशन बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, चाहे कुछ प्रेशर बदल दो, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। हम लोग बोले इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अगर तुम एक्सपेरिमेंट का कंडीशन बदलोगे तो मॉलिक्यूलरिटी नहीं बदलेगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलेगा। ठीक है, डज नॉट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। हो गया? अरे हो गया, प्रेशर ईटीसी, बात खत्म। चलो आ जाओ, अब इस तरफ लिखेंगे इट्स वैल्यू कैन बी चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है? इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जो हमारा ये है उसका वैल्यू चेंज होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अनुसार। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो जल्दी से। नहीं ना? अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब नोट डालना एक। अब एक नोट डालेंगे हम लोग, अब एक नोट डालेंगे हम लोग। नोट में लिखेंगे जनरली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3। लिखो जनरली, जनरली नोट में लिखोगे जनरली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3। जनरली द मैक्सिमम, generally the maximum molecularity and the order of reaction, molecularity and the order of reaction, generally the maximum molecularity and the order of reaction is found to be 3। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या यही इससे ज्यादा हो सकता है क्या? अरे इससे ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी कितना हो सकता है? 3। उससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इज फाउंड टू बी 3 बिकॉज चांस ऑफ, बिकॉज चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन बिटवीन, chance of effective collision in between more than 3 molecule, collision between more than 3 molecule is rare, between more than 3 molecule is rare। अरे देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, बराबर है क्या? अरे 3 मॉलिक्यूल है ना भाई, ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल है हमारे पास। देखो देखो जरा, ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल है ना हमारा। तो ये मान लो हमारा y डायरेक्शन में है, ये वाला हमारा x डायरेक्शन में और ये वाला हमारा z डायरेक्शन में है। अरे सही है ना? अगर ये दोनों तीनों को कोलाइड करना है तो ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर। अरे ये तीनों जब एक साथ कोलाइड करेगा तो रिएक्शन चलेगा कि नहीं? अरे कोई भी रिएक्शन कोलिजन से ही होता है, बिना कोलिजन के कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब तक मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा नहीं तब तक कोलिजन नहीं होता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भाई? तो ये इसकी वजह से ही कोलिजन होता है, इसकी वजह से ही हमारा कोलिजन होता है। अब बताओ क्या 3 को डायरेक्शन है हमारे पास x y z, क्या इसके अलावा कोई दूसरी चौथा डायरेक्शन है हमारे पास? क्या इसके अलावा कोई चौथा डायमेंशन है हमारे पास? क्या चौथे मॉलिक्यूल का कोलिजन पॉसिबल है इसके साथ? और अगर हो रहा है तो ये काफी रेयर होगा, है ना भाई? तो हमारे सिलेबस में क्या हो जाएगा भैया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर। यही 3 हम लोग को पढ़ना होगा, मतलब यही 4 हम लोग को पढ़ना होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, जिसमें से हमारे को सिर्फ 2 पढ़ना है अभी, बाकी 2 हम लोग को बीएससी में पढ़ना होता है।
कोई अगर बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री से करेगा ना तो उसको फिर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, जो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पढ़ाने वाला हूं ना, यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम फिजिक्स में एटम या फिर न्यूक्लियाई में पढ़ने वाला है। जो तुम न्यूक्लियर फिजन पढ़ेगा ना, अरे न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन पढ़ेगा ना, वो तुम यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहां पढ़ेगा फिर दोबारा से, मतलब यही फॉर्मूला फिर वहां पे चलेगा। बात समझ, मेरा ही वाला बात वहां, तो यहाँ पे पढ़ लो चाहे वहां पे पढ़ लो, बात बराबर है ना। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो सबके सब कैसे होता है भैया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे बैठो ना, अरे यार बाद में लिख लेना ना भाई, अभी लिखना ही जरूरी है क्या? बाद में तुम बैठ के लिखना 10 मिनट, हद इंसान है भाई तुम लोग। चल बैठ, बकवास नहीं करो। क्या है भाई, क्लास चल रहा है उसमें उठ उठ के ना खुद ही आ रहे हैं। काहे मांगना, जब आगे लिखवाएंगे उतना जगह छोड़ दो, फिर आगे लिखवाएंगे उसमें लिख लेना, क्या दिक्कत है? तो ये क्या भाई तुम लगा रखा है भाई, तुमको कच्ची का गर्मी रहता है यार हर 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 टाइम, हमको ये बात समझ में नहीं आता है। तो किस किस बात से है? बिना माइक का करिया है, ठीक है। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, टॉपिक डालना लाल रंग से, दैट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे ना हम लोग, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, जो पूरा डेरिवेशन है ना वो एक पेज में आ जाएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। उसमें सबसे पहला हो जाएगा, अब कौन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास? टोटल 4। कौन कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर। हम लोग कितना पढ़ना भैया? 2। कौन कौन सा? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे क्या 2 पे? नहीं, अरे हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लो क्वेश्चन आ गया तो ये स्टेटमेंट जो जनरली वाला लाइन लिखा है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर थर्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे फिर अपन? मान लो कि अगर एक लाइन लिया है और एक लाइन के चलते अगर सवाल दे दिया एनसीईआरटी,
मतलब एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो क्या करेंगे उस केस में? छोड़ देंगे क्या? नहीं, करके जाएंगे हम लोग, इसको भी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है अब हमारे पास है, वो है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत है भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको प्रूफ करें क्या अब? चलो आ जाओ इधर देखो, एक हमारे पास रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन हो सकता है ए गिव्स प्रोडक्ट? क्या ये रिएक्शन हो सकता है ए गिव्स प्रोडक्ट? अब बोलबे नहीं करेगा सब, हो सकता है कि ना हो सकता है? हो सकता है ना, पक्की बात। चलो तो ये हम हो सकता है ना, ए गिव्स प्रोडक्ट, कोई दिक्कत? चलो इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है? मान लो इसका कंसंट्रेशन आर है और इसका कंसंट्रेशन पी है, कंसीडर कर लेते हैं, उसका कोई मतलब भी नहीं है, इसको मान के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है भाई। चलो अगर मान लो कि मुझे आर लिखना है, मान लो मुझे क्या लिखना है भैया? आर लिखना है। तो आर लिखने के लिए क्या करेगा? आर के लिए याद करो, क्या हम कोफिशिएंट को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? आर में करते हैं ना, पक्की बात। तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, कहे कि 1 है तो 1/1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। क्या इसी को तुम, क्या आर को रेट लो लिख सकता है क्या? रेट लो के हिसाब से क्या लिखेगा भैया? के ए लिखेगा। अब बताओ ए का पावर कितना बनेगा? अरे काहे 1 बनेगा भाई, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। तो जब क्वेश्चन में लिख के दिया है कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए का पावर 0 फिक्स कर दिया ना वो, तो भैया ए का पावर हमारा यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, ए का पावर हमारा 0 है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत है तो बोलेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो यार, ये देखो, क्या ये हमारा 1 हो गया क्या? अरे ये हमारा 1 हुआ नहीं हुआ? अब तुम इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के इधर ले जाओ, मतलब ए को उठा के यहां ले आओ और ये dt को उठा के इधर ले जाओ, क्या ये k dt बन जाएगा क्या? अरे k dt बन जाएगा कि नहीं? अच्छा एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन बता रहा है, अच्छा एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन, हमको चाहिए टोटल रिएक्शन, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो क्या उसको इंटीग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे? अब बोलबे नहीं करेगा सब, क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इंटीग्रेशन अगर तुम लिखेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, सही है? अच्छा के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं ना, बाहर आ जाएगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? डीए का इंटीग्रेशन ए, अब एक छोटा सा पार्ट डीए है तो पूरा पार्ट ए होगा, और dt का इंटीग्रेशन t, छोटा सा पार्ट dt है तो पूरा टाइम t होगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब बोलवे नहीं करेगा सब, अरे बोलो भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी। शायद तुमको याद नहीं हो, पर जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तब उसके आखिरी में एक कांस्टेंट सी लगता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तुम्हारे को याद हो या नहीं हो, पर ऐसा होता है। कोई दिक्कत भाई? क्या ये हमारा एक कांस्टेंट सी लगता है क्या? क्या ये हमारा एक कांस्टेंट सी लगता है या नहीं लगता है? चलो अब कंसीडर करो, अब कंसीडर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आया, कोई दिक्कत है भाई? अब हम लोग बोल रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0, क्या हम लोग माने हैं? t क्या माने हैं? 0। तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी होगा। अरे t 0 है तो ये वाला डाटा 0 हो जाएगा क्या? अच्छा t 0 का मतलब a अभी पूरा पूरा है या a कट चुका है? रिएक्शन चालू हो चुका है कि रिएक्शन अभी रुका हुआ है? अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ रिएक्शन। जब स्टार्ट नहीं हुआ रिएक्शन तो हम जितना रिएक्टेंट डाले हैं वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट है या नहीं है? पूरा का पूरा रिएक्टेंट है। मतलब ये एग्जैक्टली हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए नॉट। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। अरे बोल सकते या नहीं बोल सकते भैया? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? पक्की बात है ना भाई? एकदम साफ क्लियर है ना भाई? एकदम क्रिस्टल क्लियर, पक्की बात कि हमारा C का वैल्यू कितना आ गया भैया? ए नॉट, सही है? तो किसी भी पर्टिकुलर t पे, किसी भी पर्टिकुलर t पे इसका वैल्यू 80 आएगा, फिर नहीं आएगा। मतलब अब हम लोग करेंगे एट टाइम इज इक्वल टू t। अब t टाइम है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन? बोलो जरा। माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी। अब c का वैल्यू क्या है भैया? माइनस ए नॉट, तो यहां लिख सकते हैं माइनस ए नॉट। अच्छा बताओ, ये ए नॉट है तो अब रिएक्शन चला है तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा ये, तो अब ये कंसंट्रेशन है एट टाइम t।
मतलब इस टाइम पे हमारे पास इतना ए बचा हुआ है। सही बात गलत बात? तो इसको तुम 80 बोलो तो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात है ना? चलो अब थोड़ा इस इक्वेशन को अरेंज करो अच्छे से, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करो अच्छे से। कर सकते हो भाई? अरे इस इक्वेशन को अरेंज कर सकते हो थोड़ा? अरे माइनस माइनस बहुत खेल रहा है ना यार, दिमाग खराब हो रहा है ना भाई। तो माइनस माइनस को ठीक करे क्या? चलो इधर देखो, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या प्लस हो जाएगा क्या? अरे इसको उठा के इधर ले आओ, क्या प्लस हो जाएगा क्या? तो तुम क्या बोल सकता है क्या, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी? अच्छा इतना, ये है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 है मेरे पास। द कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू 0 और इनिशियल से, सही है। और एटी क्या दिखा रहा है हमारे को, द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, मतलब हमारे पास एटी अभी बचा हुआ है, सही है। एटी खत्म नहीं हुआ है, एटी हमारे पास बचा हुआ है। मतलब मेरे पास इनिशियल जितना था उसमें से जो मेरे पास बचा हुआ है, अगर उसको घटा दे तो मेरे को एक्स मिल जाएगा क्या? कि एग्जैक्टली कितना घटा है हमारे पास? अरे बोलो रे, क्या एग्जैक्ट मेरे को एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या तुम यहां पे इसके लिए क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू के टी लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। अच्छा इसके लिए तुम क्या लिखोगे जरा बताओ जरा, तुमको एटी क्या दिखा रहा है? अरे बोलो ना, कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल दे। अरे बोल दे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? चलो एटी क्या है हमारे पास? अरे एटी क्या है हमारे पास, बोलो जल्दी। हाँ तो लिखना, ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इतना बचा हुआ है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम इज इक्वल टू टी, सही है। मतलब इतना हमारे पास अभी बचा हुआ है, बराबर है क्या? अच्छा एक्स किसको दिखाएगा हमारे को? अरे कितना रिएक्शन कर गया, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैव बीन रिएक्टेड, जो रिएक्ट खत्म हो चुका, कर चुका रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट बना चुका है। द अमाउंट ऑफ विच हैड बीन हैज बीन रिएक्टेड, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना चुका है, रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट। अच्छा तुमसे बोलेगा, अगर मान लो रिएक्शन में तुमसे बोलता है कि एट टाइम टी पर अभी हमारे पास कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, तो तुम क्या निकालेगा, एटी निकालेगा कि ए नॉट या एक्स? पहले क्वेश्चन नहीं सुना, सबका दिमाग तो साला पता नहीं कौन से दिमाग में चढ़ने जाता है भाई, समझे में नहीं आता है। मैं बोलता कुछ हूं, तुम लोग करता कुछ और है। चलो वापस से बोल रहा हूं, मैं बोला अगर हमारे से क्वेश्चन पूछता है कि भैया एट टाइम टी पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है ए का, तो मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स निकालने बोल रहा है या एटी निकालने बोल रहा है? हैं? साफ भाई, तुम लोग गजब गधा इंसान है भाई। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी, मतलब अब हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है एट टाइम टी, तब हम उसको 80 से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम टी तक कितना रिएक्शन कर चुका है उसको हम एक्स बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा एक्स एक्जैक्टली है क्या, ए नोट माइनस एटी? अरे ए नोट माइनस एटी इज एक्स, अरे ए नोट माइनस एटी इज, बोल सकता नहीं बोल सकता? अगर मुझे कोई एक्स निकालना है तो ये लिख सकते हैं ए नोट माइनस एटी। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ है, इसमें कुछ दम है? अरे इसमें कुछ दम है? चलो आ जाओ, इतना करो। तुम्हारे को क्या याद रखना है वो समझ में आ ही गया होगा। क्या याद रखना है तुम्हारे को, ए नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू के टी, बात खत्म। ए नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू, नहीं समझ में? अरे मियां समझ में आया? हो गया क्या?
ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है। अब ये अगर तुमको याद है ना भाई, हमको नहीं लगता भैया इसको याद करने का भी जरूरत है। तुम चाहे तो 1 मिनट के अंदर यहां तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है भैया? अरे dt का इंटीग्रेशन t, a का इंटीग्रेशन a, खत्म। अबे dA का इंटीग्रेशन a, dt का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया हमारा a के टी प्लस सी, खत्म। अब c का वैल्यू निकाल लेंगे t इज इक्वल टू 0 डाल के, नहीं निकाल लेंगे हम लोग? अबे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, जल्दी बोलो। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर? अच्छा एक ग्राफ बनाने के लिए दूंगा, क्या ग्राफ बना लोगे क्या? अरे एक ग्राफ बनाने के लिए दूंगा, क्या ग्राफ बना लोगे क्या? पक्की बात है ना? एक ग्राफ है बनाने के लिए तुम्हारे को एक ग्राफ तैयार करना है। एक ग्राफ तुम्हारे को तैयार करना है, किसके बीच में मैं बता देता हूं। तुमको बनाना है ए टी वर्सेस टी के बीच में। तुमको ग्राफ बनाना है ए टी वर्सेस टी के बीच में। क्या बना सकते हो ग्राफ? ग्राफ बनाने आता है भाई? अब बोलबे ना नहीं करेगा सब। आता है ना ग्राफ बनाने? चलो आयुषी बना के दिखाएगी। हो गया? एटी वर्सेस टी के बीच ग्राफ बनाना है। एटी वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बताना है। क्या होगा? किसी के दिमाग में आया क्या ग्राफ? कुछ भी, एनीथिंग आया क्या? क्या आएगा ग्राफ? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ जरा। यहाँ पे क्या कैसे बनेगा ग्राफ? जल्दी जल्दी, किसी के दिमाग में है? अरे टाइम लेंगे नहीं लेंगे, तुम हमारा ग्राफ बता कैसे ले पे। अच्छा सीधा ऐसे, चलो आगे तुम बताओ। ऐसा ही ग्राफ बनेगा क्या? इधर कहाँ टाइम? यहाँ टाइम लोगे? यहाँ नीचे टाइम लोगे? यहाँ पे? ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं एक बार। ग्राफ बनाने में कुछ नहीं होता है, तुमको बस देखना है कि किसके बीच दिया है। ठीक है भाई? ग्राफ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है और उससे निकालना भी ना बहुत आसान काम होता है। ठीक है भाई? बस तुम्हारे को देखना है कि ग्राफ आखिर दिया किसके बीच है। तुम्हारे को किसके बीच ग्राफ दिया है? मतलब हमारे को ग्राफ दिया है एटी वर्सेस टी के बीच, और हमारे को सिर्फ एक इक्वेशन याद है, दैट इज ये वाला। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? चलो हम फिक्स कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा टी है और वाई एक्सिस पे हमारा एटी है। क्या ये तो फिक्स कर ही सकते हो ना भाई? पक्की बात है ना? अरे पक्की बात क्या भाई? आज तक जब भी पढ़े हैं टी को एक्स एक्सिस पे डालें कि नहीं डाले हैं? तो डाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय टी 0 होगा, अरे वापस सुनना, जिस समय टी 0 होगा उस समय एटी कितना होगा? कैलकुलेट करके देखेगा? इसी यही इक्वेशन है हमारे पास। चलो टी को 0 डालो, ये जैसे ही करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट, मतलब ए टी जो है उस समय किसके बराबर है? ए नॉट के बराबर है। तो ये तो फिक्स हो गया कि भैया ये हमारा क्या है भैया? ए नॉट है एकदम टी इज इक्वल टू 0 पे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अरे टी इज इक्वल टू 0 दिखा रहा है ना? दिखा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आ जाओ एक इंटरेस्टिंग काम। अरे इधर देखो, इधर एकदम आसान सा काम, समझना जरा। मैं बोल रहा हूं भाई, एक बार स्ट्रेट लाइन का ग्राफ याद है तुमको? क्या होता है बताओ तो? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या? अच्छा y मतलब ये y एक्सिस, ये x हमारा वेरिएबल होता है और c हमारा कांस्टेंट होता है। क्या इसको इस फॉर्मेट में लेके आए क्या? एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में लेके आए क्या? अच्छा तुम एक बताओ, y पे क्या डाले हो तुम? अपने y पे क्या डाले हो तुम? अपने y पे क्या डाले हो? तो कोई ए नॉट कहां डाले हो? एटी डाले हो भाई। एटी के बीच ग्राफ बना, वो तो टी इज इक्वल टू 0 पे ना ए नॉट आया है। ठीक है, हम डाले हैं एटी। तो बताओ अब ऐसा इक्वेशन तैयार करो जिसमें तुमको एटी इस तरफ आए, बाकी सारा डाटा इस तरफ आए। कर सकते हो? क्या कर सकते हैं हम लोग?
क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, सही है? अरे उठा के ला सकते हो ना, हमको यही ना चाहिए था। तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक बार सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ए टी इज इक्वल टू बोलो माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो क्या फिक्स हो गया क्या? जब ये जीरो होगा तो ये वाला डाटा जीरो हो गया, तो ए टी ए नॉट के बराबर होगा, सही है? टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ए टी किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट के बराबर। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आ जाओ, अब बताओ क्या ये k कांस्टेंट है क्या? यहां पे m कांस्टेंट है क्या? क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है या नहीं है? अब तुम सोचो, जैसे जैसे t को बढ़ाओगे, जैसे जैसे t को बढ़ाओगे, क्या ये वाला डाटा क्या होगा भैया? अरे बोलो भैया, घटेगा या नहीं घटेगा? तो बताओ, ये वाला डाटा माइनस में कम हो रहा है। अरे माइनस में कम हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, नहीं समझ में? माइनस में बढ़ेगा तो घट रहा है, अब माइनस में कम हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, नहीं समझ में? अरे अगर -5 से हम -2 में चले गए तो हम बढ़े कि घटे? अगर -5 से हम -10 तक चले गए तो बढ़े कि घटे? अरे यार बढ़े, माइनस में गए ना तो ये घटे और ये वाला बढ़े, समझ में आया क्या? तो ये वाला बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं एग्जैक्टली बढ़ रहा है रे बकले लबा, नहीं समझ में? अच्छा ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला डाटा कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? अरे ए नोट नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और धीरे धीरे ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एटी, तो देखो एटी, देखो इधर देखो, तो एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ तैयार होगा क्या हमारा? अच्छा बताओ तो इसका स्लोप कितना होगा? एम किसको दिखाता है? अरे एम किसको दिखाता है? अब बोलबे नहीं करेगा भाई। एम किसको दिखाता है? स्लोप को। स्ट्रेट लाइन में हमारा एम किसको दिखाता है? स्लोप को। तो यहां पे स्लोप कितना दिख रहा है तुमको बताओ? एम इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? माइनस के। अबे माइनस के नहीं दिख रहा है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्या हमारे लिए? चलो अच्छा इसे भी देखना, जैसे ये लाइन है हमारे पास, देखना ये वाला अगर एंगल ऐसे बन रहा है ना तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर एंगल ऐसे बन रहा है ना तो स्लोप नेगेटिव है। देखना अगर ऐसे है तो पॉजिटिव, ऐसे है तो नेगेटिव। अभी कैसा है? समझ में आया क्या? इतना सोचने वाला बातें नहीं है, क्लियर है? अब नहीं बोलेगा सब, नहीं बोलेगा सब, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला लाइन इससे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यहां जाके जुड़ेगा कि नहीं? क्या नहीं जुड़ेगा बे? एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस समय इनफाइनाइट टाइम डाल दो, उस समय हमारा 80 जीरो नहीं हो जाएगा? अबे डाल दो, क्या x 80 ए नोट के बराबर नहीं हो सकता है कि पूरा ए नोट खत्म हो जाए? ग्राफ बनाना बहुत आसान काम होता है भाई, ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है भाई? और ग्राफ एग्जाम में आता है, पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखोगे ना, 2-3 ग्राफ तो तुमको मिल ही जाएगा यहां से, क्लियर है भाई? अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बोलेंगे। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया? अच्छा ग्राफ और भी बनाया जा सकता है, जैसे मान लो तुम्हारे को ग्राफ दे दिया कि भैया एक ग्राफ तैयार करो, एक ग्राफ तैयार करो x वर्सेस t में, क्या बना सकते हो? यहां पे लिखना ये पूरा, और इसको ना घर पे जाके समझने की कोशिश करना कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बराबर है? हमको 80 एक तरफ डालना था y पे, तो हम y पे 80 डाल दिए, बात खत्म। घर पे तुमको समझने में आसानी होगा, बाद में फिर दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हुआ। और हमेशा कोशिश करो खुद से करने का, जितना कोशिश करोगे खुद से करने का उतना अच्छा रहेगा। हो गया? पक्की बात? आगे चले? यहां तक लिख लिया ना? ग्राफ बना लिया? बनाओ ना, ग्राफ कहां बनाए? ओके चलो, तो हम लोग बात करते हैं x वर्सेस t में ग्राफ, क्लियर है? चलो x का फॉर्मूला किसी को याद है क्या t के साथ? देखो तो कोई फॉर्मूला बना है क्या x का t के साथ? अरे कोई फॉर्मूला बना है या नहीं बना है? क्या बना है? kt बना है ना?
अरे यार अब बोलबे नहीं करेगा सब तो हम कच्ची करेंगे, नहीं बना है ना पक्का। तो हमारा क्या बना है भैया, x इज इक्वल टू k2, यही था ना। अब फिर वापस से x को किस पे डालो, y एक्सिस पे, t पे किसको डालो, x है। अच्छा t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहां से चालू होने वाला है, सही है। अब जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे x भी बढ़ेगा, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो बताओ क्या इससे होगा क्या। अब बताओ तो ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तुम बताओ सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा के। पॉजिटिव ग्राफ नेगेटिव ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, पॉजिटिव ग्राफ, तो ये हो जाएगा प्लस के, इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, प्लस के। क्लियर है, अरे कोई दिक्कत है, पक्की बात। चाहे दूसरा लगा सकते हो भैया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, अब बोलबे नहीं करेगा सब। चलो तो y के जगह पे x इज इक्वल टू के टी प्लस 0 लिख सकते हो तुम, इसके लिए फिर से बन गया क्या, कोई कांस्टेंट नहीं। मैं ये लिख रहा हूं, तुमको अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक है भाई। क्या लिख सकते हैं क्या, सही बात बोलो जरा। t इज इक्वल टू 0 पे वो a नोट है तो प्रोडक्ट 0 है, t इज इक्वल टू t पे a नोट में से x गया तो x प्रोडक्ट बना, सही है ना। तो a नोट माइनस x क्या दिखाएगा, at को दिखाएगा ना, अरे at को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। और हमको पता है, समझना, और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं समझना, हम जानते हैं a नोट माइनस at इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, kt। और यहां से क्या आ रहा है बताओ, a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू एटी, आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो इसको क्या लिखोगे, a नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू kt, हो जाएगा ना। यहां से तुम ऐसे कर लो चाहे उधर से कर लो, बात बराबर है। कोई दिक्कत है यहां तक, मन करे तो लिख लो, नहीं तो ऐसे तो हम बता ही दिए हैं कि हाँ वो x इज इक्वल टू kt है। कोई दिक्कत, अरे बोलो यहां तक समझ में आई बातें, अरे यहां तक बातें समझ में आई, हो गया यहां तक। चलो अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग हाफ 1/2 t 1/2 या फिर t 50% से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, t 1/2 या फिर t 50% से डिनोट करते हैं। बोलो सही है ना भाई। मैं आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, चलो हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा टी हाफ का क्या मतलब है, हमारा कंसंट्रेशन कितना देर में आधा हो जाएगा, नहीं, अरे टी हाफ का क्या मतलब होगा, हम बोल रहे हैं टी 90%, मतलब कितना देर में हमारा 90% रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, खाली 10% रिएक्टेंट बचेगा हमारे पास। अब बोलबे नहीं करेगा सब, अरे बोलो ना रे, मतलब कितना देर में हमारे पास सिर्फ 10% बचेगा, 90% खत्म हो जाएगा।
अगर हम बोल रहे टी 100%, मतलब कितना देर में हमारा रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब एटी जीरो हो जाएगा। अरे बोलवे नहीं करेगा सब। चलो तो टी हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, एटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा, मतलब जितना लिए हैं उसका ठीक आधा बचेगा। अरे बचेगा या नहीं बचेगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है जरा बताओ तो, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, सही है। अच्छा हम टी हाफ मान सकते हैं, अरे बोलो ना, तो हम लोग लिख सकते हैं के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। कोई दिक्कत, क्योंकि एटी कितना बचा है आखिरी में, क्योंकि हाफ लाइफ निकालना है, मतलब आधा रिएक्शन कर गया और आधा हमारे पास बच गया। कोई दिक्कत, आधा हमारा रिएक्शन कर गया और आधा हमारे पास बच गया। कोई दिक्कत यहां तक। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, अबे एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, सही है, पक्की बात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारा, अरे टी हाफ कितना, मतलब आधा खत्म होने में इसको कितना टाइम लगेगा, कंसंट्रेशन अपॉन टू के। क्या लगेगा भैया, कंसंट्रेशन अपॉन टू के। नहीं मन कर रहा लिखने का तो अब छोड़ दो, बस समझ लो, ठीक है भाई। ये समझ में आ गई बातें। अरे ये नहीं समझ, नहीं अगर नहीं मतलब मन हो रहा है लिखने का तो छोड़ दो, बाद में लिख लेना, लेकिन इसको समझ लो पूरी तरह से। अब जैसे तुम रफ में लिख रहा है, वो फेर थोड़े है, पीछे से फेर होता है क्या रे। वैसे ये नहीं समझ में आया होगा क्या, पक्की बात। तो टी 100% निकाल सकते हो, फुल लाइफ पीरियड, मतलब पूरा लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा, मतलब पूरा रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टी 100% निकल जाएगा। फिर से लगा लो, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी 100%। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब रिएक्टेंट कुछ बचा क्या, अब नहीं बोलेगा। अब रिएक्टेंट बचा या नहीं बचा, सब लोग बोलेंगे भाई इधर इधर देख के, क्या रिएक्टेंट बचा या नहीं बचा, टी 100% मतलब पूरी तरह से रिएक्शन कंप्लीट। अब रिएक्टेंट नहीं हमारे पास, क्या रिएक्टेंट बचा, मतलब एटी क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू के टी 100% होगा। तो टी 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो तो, ए नॉट अपॉन के। और ये होना भी था, अरे हाफ इतना है तो इसका दुगना पूरा नहीं हो जाएगा, अरे 50% 100%, क्या दिखना है, इसका ठीक दुगना है, देख लो, इसका ठीक आधा है वो वाला, इसका ठीक दुगना ये वाला, इसका ठीक आधा ये वाला, इसका ठीक दुगना ये वाला, इसका ठीक आधा ये वाला, इसका ठीक दुगना ये वाला, और क्या, खत्म बात। बचपन से आसान बात करते हैं अपन, ठीक है, कॉलेज 6:30 में आना, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, अरे फिजियोलॉजी यहां देख ले, हो गया क्या यहां तक, पक्की बात, आगे चले, कंफर्म है, चलो इसको मिटा दें इधर। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा बात बताना, जैसे मान लो, कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, कंसीडर कर ले हम लोग, जैसे मान लो कि अगर ए नॉट दुगना कर देते हैं तो टी भी दुगना हो जाएगा, अरे काहे नहीं होगा रे, एक गजब लड़की, अरे भाई साहब, एक महान व्यक्ति जो है ना भाई। तो ये हमारा टी, ये नया है और ये वाला हमारा टी हाफ है, तो नया टी हाफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ नहीं हो जाएगा रे, तो कौन सा दुनिया से बोलिए कि नहीं होगा,
सुनो ना, हम पूछे हैं कि ऐसा करने पैसा हो जाएगा, तो तुम बोलिए नहीं नहीं होगा, कैलकुलेशन बीच में रहता है। हो गया यहां तक पूरा? अरे यहां तक पूरा हो गया? तो बताओ यहां से एक बात बताओ मेरे को यहां पे, अरे एक बात बताना मेरे को यहां तक, बस एक छोटी सी बात है भाई, इधर समझना। क्या हम लोग लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट? ए नॉट दुगना हो जाएगा तो T भी दुगना हो जाएगा, हाफ टाइम भी फुल टाइम भी दोनों। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे हर एक फॉर्मूला में क्या आ रहा था, बले बस बोलो तो रे, ये नहीं आ रहा था ए नॉट अपॉन 2 के, नहीं था? अरे था कि नहीं था? तो ये कांस्टेंट तो इसी से ना चेंज हो रहा है, तो ये दुगना तो ये भी दुगना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना, ये 50 गुना तो ये 50 गुना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां तक समझ में आएगा भाई? तुम इरिटेट क्या हो जाता है? तुमको समझ में आ गया, बाकी सबको नहीं समझ, बाकी सबको समझा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता कि भाई किसी एक को लेके चला जा सकता है। तुमको समझ में आ गया, ठीक बात है, बाकी सबको नहीं समझ में आया, उसको समझा रहा हूं मैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत है भाई? ये सब आदत थोड़ा सा ठीक कर लो। हो गया ना? चलो एक क्वेश्चन दूं मैं? अरे एक क्वेश्चन करेंगे क्या हम लोग? चलो एक क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है हमारे को, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमारे को दिया है तुम्हारे को, पूरा चार्ट बना के दिए हुए हैं, बराबर है क्या? ठीक है, ये हमारा रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, बराबर है क्या? और ये ए का कंसेंट्रेशन है, बताओ एक बार लिया है 1 मोलर और एक बार लिया है 2 मोलर, और यहाँ पे टी हाफ इसमें लगा है 5 मिनट, तो बताओ इसमें कितना लगेगा? पापा आ गए ना? पापा को रहने दो, पापा आ गए तो क्या हो गया हैं? वो वेट कर लेंगे, समझदार इंसान है। चलो इधर देखो, एग्जैक्टली बस इस फॉर्मूला पे लगाना है भाई। पहले कंसंट्रेशन कितना था? 1 मोलर, अब कंसंट्रेशन कितना है? तो क्या एग्जैक्ट इसका दुगुना हो गया क्या? तो टी हाफ भी दुगुना हो जाएगा क्या? तो ये कितना है भैया? तो ये कितना हो जाएगा? सोचने का जरूरत था क्या? नहीं। अब ये ऐसा के सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है भाई? ऐसा ने सवाल आने वाला है एग्जाम के अंदर। चलो, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है, ए नॉट है, अगर ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, ये 50 गुना ये 50 गुना, ये मुदस्सिर गुना ये मुदस्सिर गुना, ये आसान गुना ये आसान गुना। अरे होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? देखो ए गिव्स प्रोडक्ट दिया हुआ है सेम, अब बोला है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब ये फिक्स है, फिक्स है ना? देखो अगर हम ए को 1 मोलर लेते हैं तो 5 मिनट टाइम लगता है ए को। अच्छा ये अगर नहीं समझ में आया हो ना तो हम फिर से बता दे, चलो आ जाओ इधर देख लो, अगर इसको फॉर्मूला बैठा दो, 5 मिनट बराबर 1/2 के, कर सकते हैं ना रे? अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2/2 के, ये देखो 2 से 2 चल गया नहीं? अरे का बचा रे भाई? तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो 5 दूना 10, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 मिनट। अरे कौन दिक्कत है इसमें? तुम ऐसे कर लो डायरेक्ट निकल जाएगा, ऐसे कर लो ये भी निकल जाएगा, तुम फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लो ना, क्या दिक्कत है? देखो बउआ, घर पे जाके अगर कोई ये कल्हे करके नहीं आया तो समझ लेना फिर दिक्कत हो जाएगा। हम कल किसी को भी इंडिविजुअली उठा देंगे और यहाँ पे ड्राइव करवा लेंगे पूरा फॉर्मूला। अगर नहीं कर पाया तो या तो तुम ही ना तो हम ही, यही दुगो होने वाला है, ठीक है भाई? या तो तुम ही ना तो हम ही। चलो टॉपिक डालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
एक बार फर्स्ट ऑर्डर तुम खुद से ट्राई करोगे क्या? कुछ नहीं, रेट लॉ तुमको आता है, रेट लॉ लिखने आता है, आता है ना? करके देखोगे ट्राई खुद से? अरे करके देखेंगे क्या? एक बार ट्राई करके खुद से देखना, अगर हो गया तो ठीक बात, और नहीं हुआ तो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है? अरे यहां तक कर के आओगे ना? अब नहीं बोलेगा सब। अरे पक्का ना, यहां तक कर के आओगे भाई पूरा? देखो अब यहां तक जो भी है वहां तक करके आना, फिर इसके बाद हम लोग आगे